दिल्ली में शराब घोटाले का मामला इन दिनों देश भर में सुर्खियों में बना हुआ है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी इन दिनों खुद भ्रष्टाचार करने का आरोप झेल रही है। ऐसे में ये समझना बेहद अहम हो जाता है कि ये कथित शराब घोटाला आखिर है क्या। शराब घोटाले को समझने के लिए दिल्ली की उस आबकारी नीति को समझने की ज़रूरत है जिस पर सारा विवाद शुरू हुआ था। दरअसल दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब बेचने के लिए पुरानी नीति को हटाकर नई नीति बनाई थी। नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। सरकार इस नई नीति के ज़रिए शराब खरीदने का नया अनुभव लोगों को देना चाहती थी। नई नीति में होटलों के बार, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को रात 3 बजे तक ओपन रखने की छूट दी गई थी। इसमें छत समेत खुली जगह पर भी शराब परोसने की अनुमति दी गई थी। गौरतलब है कि इससे पहले तक खुले में शराब परोसने पर रोक थी। बार में किसी भी तरह के मनोरंजन का इंतज़ाम करने का भी प्रावधान इस नीति में रखा गया था। इसके अलावा बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई थी। नई पॉलिसी के तहत किसी भी शराब की दुकान पर सरकार का मालिकाना हक नहीं रखने का प्रावधान था। यानी कि अब दिल्ली में शराब की दुकान पूरी तरह से निजी हाथों में जा चुकी थी। नई पॉलिसी में कंज्यूमर की चॉइस और ब्रांड्स की उपलब्धता को तवज्जो दी गई थी। इसका उद्देश्य स्मगलिंग और बूट लेगिंग को रोकना था। नई पॉलिसी में सबसे खास बात थी कि ई टेंडरिंग के ज़रिए हर जोन ऑपरेटर के लिए नया L7Z लाइसेंस अलॉट किया गया था। नीति के तहत दिल्ली में शराब कारोबारियों ने ग्राहकों को डिस्काउंटेड रेट पर शराब बेची। ग्राहकों को एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल फ्री में दी जा रही थी। दावा है कि इस नीति के चलते दिल्ली में शराब की करीब 650 दुकानें खोली गईं। कुछ महीने बाद ही दिल्ली के LG VK सक्सेना ने आप सरकार की नई आबकारी नीति पर रिपोर्ट तलब की। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव ने रिपोर्ट उप राज्यपाल को सौंपी। रिपोर्ट में नई आबकारी नीति बनाने में नियमों के कथित उल्लंघन और टेंडर प्रक्रिया में खामियों का जिक्र किया गया था। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नई शराब नीति में GNCTD एक्ट 1991, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन बताया गया था। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नई पॉलिसी के जरिए शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी की गई है। टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ़ किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नई नीति के जरिए कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ़ की गई। रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में VK सक्सेना ने दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI जांच के निर्देश दे दिए। CBI जांच के आदेश के कुछ दिन बाद ही केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी नीति पर रोक लगा दी। 1 सितंबर 2022 से नई नीति को हटाकर फिर से पुरानी नीति लागू कर दी गई। CBI ने 17 अगस्त 2022 को मुकदमा लिखा और कथित घोटाले की जांच शुरू की। पहले CBI ही मामले की जांच कर रही थी, फिर इसमें प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की एंट्री हो गई। 22 अगस्त को ED ने नई नीति में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लिखा। करीब 6 महीने की जांच के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को सबसे बड़ा चेहरा मनीष सिसोदिया का नजर आया, क्योंकि सिसोदिया दिल्ली सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। फरवरी के महीने में CBI ने सिसोदिया से लंबी पूछताछ की और फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया। अभी तक मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं। इसी क्रम में बीते 4 अक्टूबर को आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए जाने के बाद ED ने संजय सिंह को 8 दिन तक कस्टडी में रखकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह के पास रिश्वत की रकम पहुंची थी। इसके अलावा जांच एजेंसी का यह भी आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। शराब घोटाले की आंच धीरे धीरे आपके दिग्गजों तक पहुंचती जा रही है। बीजेपी का दावा है कि CM केजरीवाल भी जल्द ही सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। वहीं आप घोटाले के आरोपों को खारिज करते हुए इसे महज राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बता रही है।